हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हमारे एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.29 है एसपीडीएफ। एसपीडीएफ नोटेशन को यूज करते हुए डिस्क्राइब द ऑर्बिटल। ऑर्बिटल्स को डिस्क्राइब करें विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स, और कुछ क्वांटम नंबर्स हमें दिए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वांटम नंबर है n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0। n इज इक्वल टू 1 हमें पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है जो शेल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। l की वैल्यू 0 हमें पता है। अलग अलग हमारे पास सब शेल है, 4 सब शेल है मेरे पास। मैं यहाँ पे एक टेबल बना के ये चीज लिखता हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या चीज है मेरे पास, अगर सब शेल है एस, तो उसके लिए एल की वैल्यू क्या होगी? एल की वैल्यू होगी 0। अगर मेरे पास पी सब शेल है तो एल की वैल्यू होगी 1। अगर मेरे पास डी सब शेल है तो एल की वैल्यू होगी 2। और अगर मेरे पास एफ सब शेल है तो एल की वैल्यू होगी 3। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो L0 मतलब S सब शेल, तो 1s ऑर्बिटल की बात यहाँ पर हो रही है। सेकंड है मेरे पास n की वैल्यू है 3 और l की वैल्यू है 1। तो n3 तो हो गया थर्ड शेल, और l1 है p के लिए। तो जिस ऑर्बिटल की बात हो रही है वो 3p है। सी पार्ट में है n4 है और l मेरे पास 2 है। तो n4 का मतलब हो गया फोर्थ शेल, l2 का मतलब है d सब शेल, तो 4d लिख दिया जाएगा। लास्ट पार्ट है n इज इक्वल टू है 4 और l इज इक्वल टू है 3। तो n4 तो मतलब हो गया फोर्थ शेल है, और l की वैल्यू 3 मतलब f है। तो 4f। तो इस तरीके से ए बी सी डी ये चार हमारे पास ऑर्बिटल्स आ गए जिनकी इंफॉर्मेशन हमें कुछ हिंट से दी हुई थी। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2.30। एक्सप्लेन गिविंग रीजंस। रीजंस देते हुए एक्सप्लेन करें विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स आर नॉट पॉसिबल। कौन सा सेट क्वांटम नंबर का पॉसिबल नहीं है? चलिए पहले ए की बात करते हैं। ए में हमें n0, l0, ml0, ms इज इक्वल टू +1/2। सबसे पहले n को जानना जरूरी है। n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मैं इधर ये भी बॉक्स में एक तरह से लिखूंगा ताकि आपको समझना आसान रहे, मुझे समझाना आसान रहे। तो यहाँ पे मुझे जरूरत है 4 रोज की। 1 2 3 4। ओके, तो n जो होता है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो हमें शेल नंबर के बारे में बताता है। L होता है एंगुलर मोमेंटम मैग्नेटिक एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। एंगुलर मोमेंटम ml यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और ms इज स्पिन क्वांटम नंबर। तो n इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो इधर से ही समझ जाओ कि ये तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे नॉट पॉसिबल। पर अकेला नॉट पॉसिबल लिखने से काम नहीं चलेगा, उन्होंने बोला है कि रीजन भी बताइए। तो रीजन क्या है? क्योंकि n की वैल्यू 0 इज नॉट वैलिड। n0 का मतलब क्या होगा? n0 का मतलब होगा कि 0 शेल, और शेल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट नहीं होते। तो इसीलिए ए जो है वो नॉट पॉसिबल होगा। कांटी लग गई। बी, n की वैल्यू 1 पॉसिबल है, फर्स्ट शेल हो सकता है। एल की वैल्यू 0, एल की वैल्यू 0 भी पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि एल की वैल्यू 0 एस के लिए होती है, जो अभी आपको यहाँ पे बताई है। इसको मैं देख लेता हूँ। अगर ये हमारे पास, इसको मैं कॉपी, चलो मैं इसको दोबारा ही बना देता हूँ इधर। इसको भी बना ही देते हैं आप, ताकि
डायरेक्टली अपन ये चीज इसको भी करते रहेंगे। 1 3 एंड 4। तो L की वैल्यू S के लिए 0 होती है, P के लिए 1, L लिख देते हैं 2 होती है, किसके लिए, T के लिए, और F के लिए 3 होगी। तो ये हमें पता है। तो N पॉसिबल है, L पॉसिबल है, ML, ML की वैल्यू होती है -L to L। तो यहाँ पे ये पॉसिबल है क्योंकि -0 से 0 0 होगा ही होगा, और ms की वैल्यू माइनस का 1/2, यस दिस इज पॉसिबल। तो इसीलिए सारी वैल्यूज वैलिड हैं, तो इसीलिए ये पॉसिबल होगा, तो पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसको टिक क्यों लगाया, क्योंकि स्पिन क्वांटम नंबर या तो -½ होगा या +½ होगा, और इलेक्ट्रॉन है तो ये पॉसिबिलिटी जा सकती है, तो इसीलिए दिस इज पॉसिबल। सी m इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 तो ठीक है, हो सकता है। l इज इक्वल टू 1, ना ना ना, ये गड़बड़ हो गई है। l इज इक्वल टू 1 नहीं, क्योंकि l इज इक्वल टू 1 का मतलब हो गया p, तो नॉट पॉसिबल आएगा, 1p ऑर्बिटल नहीं होता। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल, क्योंकि इफ n इज इक्वल टू 1 l कैन नॉट बी 1, L 1 नहीं हो सकता अगर n की वैल्यू 1 हो गई। कभी भी n और L आप लोगों के इक्वल नहीं हो सकते, तो इसीलिए अभी 1 n कैन नेवर बी इक्वल टू L। तो ये हमारा नॉट पॉसिबल आएगा, काटी लग जाएगी। अगर एक भी कंडीशन इनवैलिड हो गई तो अगले को चेक करने की जरूरत नहीं है, उधर ही आप अपने आंसर को लिख के आगे बढ़ जाओगे। डी n इज इक्वल टू 2 पॉसिबल है, सेकंड शेल। तो l इज इक्वल टू 1 पॉसिबल है ये भी, क्योंकि l की वैल्यू n से कम है तो वो हो सकती है, और L1 p के लिए है तो 2p हो सकता है। ml इज इक्वल टू 0 ये भी पॉसिबल है, -l से +l तक जाता है, और -1 से इधर 1 तक जाएगा, क्योंकि l की वैल्यू 1 है। तो हमारा जो ml होता है वो क्या होता है, वो होता है -L to L। तो फिर यहाँ पर -1 to 1 जाएगा और 0 उसमें इंक्लूड होता है, तो इसीलिए ये वैल्यू पॉसिबल है। ms इज इक्वल टू -1/2, स्पिन क्वांटम नंबर हाफ माइनस का हो सकता है। 2p में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स तक जा सकते हैं, तो किसी एक इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव 1/2 पॉसिबिलिटी है, तो इसीलिए डी को लिखेंगे पॉसिबल, ये बिल्कुल करेक्ट है, पॉसिबल। देन ई की बात आ गई। ई में तो क्लियर है, एन और एल सेम हो गए, तो इसीलिए नॉट पॉसिबल सीधा ही हो जाएगा, नॉट पॉसिबल बिकॉज इफ n is equal to 3 l कैन नॉट बी इक्वल टू 3, क्योंकि n l के कभी इक्वल नहीं हो सकता। तो 3l, l देखिए क्या होता है, f होता है, तो आपको पता है 3f ऑर्बिटल कभी भी प्रेजेंट नहीं होता, तो इसीलिए इस पे भी क्रॉस लगेगा। देन f की बात करेंगे, n इज इक्वल टू 3 हो सकता है थर्ड शेल, l इज इक्वल टू 1, 1 मतलब p के लिए ये भी वैलिड है। ml 0 हो सकता है, क्योंकि जब आपकी l की वैल्यू वैलिड है तो 0 तो वैलिड होगा ही। और क्वांटम स्पिन क्वांटम नंबर पॉजिटिव हाफ पॉसिबल हो सकता है, तो इसका मतलब है ये वाली सारी कंडीशन ओके है, तो पॉसिबिलिटी है। तो इस तरीके से 3 हमारे पॉसिबल हो गए और 3 हमारे नॉट पॉसिबल हो गए, और आप डेट इस तरीके से डिसाइड करते हो। नेक्स्ट आ गया है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम मे हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। तो किसी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं अगर क्वांटम नंबर्स आपको ये दिए गए। ओके, बहुत आसान। n इज इक्वल टू 4, मतलब किसकी बात हो गई कि जो शेल नंबर है वो यहाँ पर 4 है।
अब फोर्थ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 2n²। तो n की वैल्यू 4 है, तो अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो इक्वल टू आ गया 32। तो इसका मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो सकते हैं फोर्थ शेल में, 32। लेकिन हमें एक इंफॉर्मेशन और दी है कि स्पिन क्वांटम नंबर माइनस का हाफ है। अब हमें पता है स्पिन क्वांटम नंबर दो पॉसिबल है, या तो माइनस का हाफ या प्लस का हाफ। तो जो 32 है उनमें से 16 इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो -1/2 होगा, और 16 का प्लस का 1/2 होगा। तो इसका मतलब है हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 16 इलेक्ट्रॉन्स में हैव n इज इक्वल टू 4, ms इज इक्वल टू माइनस का 1/2। तो ये अपना जो है वो आंसर आ गया। तो इस तरीके से फर्स्ट ए पार्ट हमने खत्म किया। सेकंड बी की बात करेंगे। बी में n की वैल्यू दी है हमें, यानी कि शेल नंबर दैट इज 3, और इसके साथ इंफॉर्मेशन दे दी है l के बारे में। तो शेल नंबर तो 3 हो गया। L0 का मतलब क्या है, L0 मतलब s की बात हो रही है, जैसे भी आपने देखा। तो इसका मतलब है ये 3s की बात कर रहा है, और 3s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि हमें ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया 2n² वाला। वो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मेरे पास L का इंफॉर्मेशन आ गया है। तो L का इंफॉर्मेशन देने से मुझे सीधा पता लग जाएगा कि किस सबशेल की बात हुई है और उस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो वो जो इंफॉर्मेशन गिवन होती है उसी के अकॉर्डिंगली आपको मूव करना होता है। नेक्स्ट इज 2.32। Show that circumference of Bohr orbit for the hydrogen atom is an integral multiple of the de Broglie wavelength. Circumference of Bohr orbit हाइड्रोजन एटम के लिए। ओके, अगर हम लोग सर्कमफ्रेंस सेलेक्ट कर लेते हैं 2πr, ये बोहर ऑर्बिट का सर्कमफ्रेंस लगा लो, सर्कुलर पाथ होता है, तो 2πr है। इंटेग्रल यानी इंटीजर n हो गया। डी ब्रोगली वेवलेंथ मतलब क्या होता है, लैम्डा अपॉन mv। ये आपकी डी सॉरी ओहो ये होता है एन लैम्डा। लैम्डा इज वेवलेंथ, इंटीजर मल्टीपल होगा अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है, अराउंड द ऑर्बिट के आसपास मूव कर रहा है। तो ये हमें बेसिकली क्या करना है, दिस इज टू बी प्रूव्ड, टू प्रूव। ओके, हमें पता है बोहर की थ्योरी के अकॉर्डिंगली बाय बोहर पोस्टुलेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो क्या था फॉर्मूला, एम वी आर एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटेग्रल मल्टीप्लाई ऑफ एच अपॉन 2π। बोर ने यही तो कहा था कि वही ऑर्बिट पॉसिबल हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाएंगे। यहाँ पे ये वाले ऑर्बिट नॉन रेडिएटिंग होंगे, एनर्जी लूज नहीं करेंगे ना ही गेन करेंगे, लूज ही लगाएंगे, अपन एनर्जी लूज नहीं करेंगे। तो ये वाले से हमें ये प्रूव करना है। तो देखो 2πr को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाते हैं, ये वाला 2π चला गया और m भी चला जाएगा डिवाइड में, ये हो गया। तो 2πr तो आ गया। अब ये लेके आना है हमें, n भी है, लैम्डा लेके आना है। तो डी ब्रोगली की बात की है, डी ब्रोगली वेवलेंथ दिस इज इक्वल टू व्हाट। तो डी ब्रोगली जो वेवलेंथ होती है यानी कि लैम्डा, उसका फॉर्मूला होता है h अपॉन एम वी। बड़ा आसान हो गए। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी। तो अब क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ लैम्डा इन 1 में पुट कर दो, तो 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा। तो ये हमारे पास
आंसर बन गया। ठीक है, यही प्रूव करना था कि सरकमफ्रेंस बोर ऑर्बिट का 2 पाई r इंटेग्रल यानी n मल्टीप्लाई है डी ब्रोगली वेवलेंथ यानी कि लैम्डा के वेवलेंथ के। क्वेश्चन नंबर 2.32 भी हम लोगों का डन हुआ। नेक्स्ट इज what transition in the hydrogen spectrum would have the same wavelength as the Balmer transition n is equal to 4 to n is equal to 2 of helium ion spectrum। पूछा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का क्या ट्रांजिशन होगा, मतलब किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट की तरफ, यानी यू कैन से n1 नहीं पता और n2 भी नहीं पता। अगर कहता है वेवलेंथ सेम हो, किसके, जो कि बाल्मर का ट्रांजिशन हो रहा है कहां से कहां तक, n4 से n2 के तरफ। कैसे कि इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है बाल्मर में सेकंड ऑर्बिट पे जंप करता है, जंप कहां से कर रहा है, फोर्थ से, तो 4 से 2 पे उसने जंपिंग किया है। और हीलियम आयन का स्पेक्ट्रम है, यहाँ पे हीलियम की बात हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हमें पता है फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली अगर मैं वेव नंबर की बात करूं तो वेव नंबर इज इक्वल टू 1/लैम्डा, क्योंकि यहाँ पे हीलियम के लिए है और एक हाइड्रोजन के लिए, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट बात करता हूँ फॉर He पॉजिटिव हीलियम आइन स्पेक्ट्रम। मैं इसको ν1 बार और इसको 1/λ1 लिख लेता हूँ इज इक्वल टू, आपको पता है क्या फॉर्मूला चाहिए, राइडबर्ग कांस्टेंट 1/n1² माइनस 1/n2² और मल्टीप्लाई बाय करेंगे z, z के साथ z² के साथ। z² करना क्यों जरूरी है, ठीक है, z² करने का पर्पस क्या है कि अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ तो फिर वहां पर z वैल्यू 1 होती है एटॉमिक नंबर, तो इसीलिए हम लोग z नहीं लिखते। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है वो हीलियम की हो रही है, तो इसलिए z लिखना जरूरी है। हाइड्रोजन में तो z की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन हीलियम में z 1 नहीं है किसी और एलिमेंट के लिए, तो इसलिए वो कैलकुलेशन पर फर्क पड़ता है। तो 1/λ1 इज इक्वल टू, राइडबर्ग कांस्टेंट पुट करने की जरूरत है नहीं है। हीलियम के लिए सेकंड ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो 2 का स्क्वायर, और कहां से आएगा, फोर्थ से, तो 4 का स्क्वायर। जेड एटॉमिक नंबर हीलियम का सबको पता है 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर। 1/λ1 इज इक्वल टू r, तो ये हो गया 1/4 माइनस 1/16 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर 4। 1/λ1 इज इक्वल टू r, 16 और 4 का एलसीएम 16 ले लेंगे तो इट विल बिकम 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 1/λ1 r, ये आपका कट गया है 4 पे, तो ये आ गया 3/4, 3/4। तो हम लोग इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं, तो λ1 निकल के आएगा 4/3r। वी कैन से ये इक्वेशन 1 बना लो अपनी तरफ से, ठीक है। ये वेवलेंथ किसकी निकल के आ गई है हमारे पास, हीलियम के स्पेक्ट्रम के लिए, बल्कि हीलियम के आयन के स्पेक्ट्रम के लिए। अब हाइड्रोजन की बात करेंगे, तो वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ2। तो हमने वेवलेंथ यहाँ पे क्या कंसिडर कर ली, λ2 कंसिडर कर ली, वेव नंबर मैंने कंसिडर कर लिया है ν/2 कर लिया। उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूं मैं फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो r तो राइडबर्ग कांस्टेंट है, वो तो नहीं बदलेगा। यहाँ पे तो मुझे n1 भी नहीं पता और ना ही मुझे n2 पता, तो मुझे इसका कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मैं इसका तो यूटिलाइजेशन हो ही नहीं पाएगा। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे r की वैल्यू पुट कर देनी है, पुट
R इज इक्वल टू, क्या आएगी R की वैल्यू? अगर R की वैल्यू अपन निकालें तो ये आएगी मेरे पास 4/3 λ1। तो 4/3 λ1 इन 2, ये इसको मैं सेकंड मान रहा हूं, तो ये मैंने इसमें पुट कर देनी है। तो 1/λ2, R की जगह 4/3 λ, 1/n1² माइनस 1/n2²। अब देखिए मैंने यहाँ पे z का स्क्वायर नहीं डाला, क्योंकि z बाय डिफॉल्ट 1 होता है हाइड्रोजन के लिए, तो लिखोगे तब भी ठीक है, नहीं लिखोगे तब भी ठीक है। अब 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, और मैं λ1 और λ2 को यहाँ पे भूल जाता हूँ। ये मैंने क्या किया, λ1 और λ2 क्यों भूल गए अपन? क्योंकि λ1 और λ2 इक्वल है, वेवलेंथ आर इक्वल, तो इसलिए वो एक दूसरे को क्रॉस कर देंगी, खत्म कर देंगी। ये लिखा है सेम वेवलेंथ, तो यानी कि जो वेवलेंथ हीलियम आयन के स्पेक्ट्रम की है वही वेवलेंथ हाइड्रोजन के लिए भी है, तो इसलिए दे विल बी कैंसल आउट। अब यहाँ पे चलाना पड़ेगा आपको अपना मेथड हिट एंड ट्रायल। N1 की वैल्यू हाइड्रोजन एटम के लिए अगर हम लोग 1 पुट कर ले और N2 की वैल्यू पुट कर दे 2, तो देखते हैं क्या इसको सेटिस्फाई करती है। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करेगी तो हमें आगे वैल्यूज लेनी पड़ेगी, तो पुट करके देख लेते हैं क्या 3/4 को सेटिस्फाई कर रही है। 1/n1 की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 1/2, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, क्योंकि n2 की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। इसका अपन एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 3/4। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि वैल्यू बिल्कुल मैच करेगी, तो पहले में अपना मैच हो गया, तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन एटम में कैसे ट्रांजिशन हुआ है, सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट की तरफ। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे एमिट हो रहा है तो जो वेवलेंथ यहाँ पर निकल के आएगी वो हीलियम आयन के स्पेक्ट्रम के बराबर होगी। तो ये हमसे पूछा हुआ था और ये हम लोगों ने डन कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 2.33 तक हमारे डन हुए। आई होप आप लोग को समझ में आए होंगे, इनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।